हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल करंट अफेयर्स की बुक है और ये अक्टूबर 2021 का संस्करण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2021 का संस्करण को कवर किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इन वीडियोज़ का जो PDF है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हैं करंट अफेयर्स के लिए। और जो टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण में पहले दे दिया गया है उसको मैं क्रॉनिकल के वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए PD को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इससे आपको टोटल करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आज क्रॉनिकल में स्टार्ट करते हैं। मूव करते हैं पहला टॉपिक की ओर, जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम। और राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है चावल पोषण संवर्धन योजना। तो देखिए हुआ यूँ कि 15 अगस्त 2021 को महिलाओं और बच्चों में जो कुपोषण का स्तर को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2024 तक के लिए स्कूल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब PDS जिसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पोषण संबंधित चावल जिसे कहते हैं फोर्टिफाइड राइस उसका वितरित किए जाने की घोषणा की है। अब देखा जाए तो फोर्टिफाइड राइस क्यों वितरित किया जा रहा है, तो ये देखा जा रहा है देश में हर दूसरा महिला मतलब हर दूसरी महिला को रक्ताल्पता हो रही है, मतलब एनीमिक हो रही है वो लोग। कहने का मतलब कि उनमें खून की कमी पाई जा रही है। ठीक है, और हर तीसरा बच्चा जो है वो अब उनका हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो नाटे रह जा रहे हैं। तो इसलिए फोर्टिफाइड राइस का जो है वितरण की घोषणा की गई है 2024 तक के लिए। अब देखा जाए तो फोर्टिफाइड राइस है क्या, मतलब इसके जो मापदंड हैं वो क्या है। तो FSSAI ने इसके कुछ मापदंड रखे हैं। मतलब 1 किलोग्राम पोषण युक्त जो चावल होंगे उसमें आपको आयरन का मात्रा होगा 28 से लेकर 42.5 मिलीग्राम का। फिर फॉलिक एसिड इसमें आपको 75 से लेकर 125 माइक्रोग्राम होगा। और विटामिन B12 ये होगा 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रोग्राम तक। ठीक है, ये फोर्टिफाइड राइस का मात्रा है। और इसके अलावा भी देखा जाए तो कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे कि जस्ता, विटामिन A, फिर विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 ये सब भी उसमें संवर्धित होंगे। ठीक है, उनकी भी एक मात्रा है। जैसे कि अगर मान लिया जाए जस्ता तो ये 10 से 15 मिलीग्राम होगा। विटामिन A तो ये आपको 500 से 750 माइक्रोग्राम होगा। फिर आपको विटामिन B1 इसमें 1 मिलीग्राम से लेकर 1.5 मिलीग्राम तक होगा। इसी तरह से है। ठीक है, और ऐसा इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो 2020 का है उसमें आपको भारत 107 देशों की सूची में से 94वें स्थान पे है। ठीक है, मतलब कहने का कि भुखमरी से संबंधित गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यपाल को कैदियों की क्षमादान की शक्ति। तो देखिए 3 अगस्त को हुआ यूँ कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आए कि राज्य के राज्यपाल जो हैं वो मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों सहित अन्य कैदियों को कम से कम 14 साल की जेल की सज़ा काटने से पहले ही क्षमादान दे सकती है। ठीक है, देखिए होता क्या था कि क्षमादान जो है वो राष्ट्रपति भी दे सकता है और राज्यपाल भी दे सकता है। राष्ट्रपति में ये है कि वो क्षमादान कभी भी दे सकता है। ठीक है, और राज्यपाल में ये है कि आपको कम से कम 14 साल का सज़ा काटना होता था, उसके बाद वो क्षमा दे सकते थे। ठीक है, मतलब मिनिमम 14 ईयर्स जेल में रहना पड़ता। ठीक है, उसके बाद क्षमा देना। लेकिन इस बार जो 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो थोड़ा डिफरेंट है। उनके अनुसार ये है कि अब धारा जो 433A है, ठीक है, उसमें देखिए क्षमादान की शक्ति क्या दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल जो है वो 14 वर्ष की जेल होने से पूर्व भी कैदियों को क्षमादान दे सकता है। ये पहले नहीं था, पहले वो 14 साल के बाद ही दे सकते थे, लेकिन अब 14 वर्ष जेल में काटने से पहले ही उस कैदी को क्षमादान दे सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार क्षमादान की राज्यपाल की जो शक्ति CRPC धारा 433A के तहत किए गए प्रावधान को अति व्यापन करती है, जिसे कहा जाए कि कैदी को 14 वर्ष की जेल के बाद ही माफ़ किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो था कि धारा 433A उसके तहत था कि जब तक 14 साल का सज़ा पूरा ना हो जाए तब तक क्षमादान का राज्यपाल नहीं दे सकती थी। और इस बार जो डिसीजन आया है वो अति व्यापन करता है, मतलब ओवर राइड कर रहा है उसको। ठीक है,
अब देखिए, तो धारा 433A में ये कहा गया है कि जहां किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने में आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और जिसके लिए मृत्युदंड कानून द्वारा प्रदान की गई सजा में से एक है, या जहां किसी व्यक्ति को दी गई मौत की सजा धारा 433 के तहत बदल दिया है, ऐसे में आजीवन कारावास के तहत व्यक्ति को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि उनसे कम 14 वर्ष की कारावास की सजा ना काट ली हो। ठीक है, अब इसमें आगे देखें तो धारा 433A किसी भी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं वो अनुच्छेद 72 के तहत देते हैं और राज्यपाल जो है वो क्षमादान 161 के तहत देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत उनकी संवैधानिक शक्ति प्रदान है। ठीक है, और न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत एक कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की जो संप्रभु शक्ति है वो वास्तव में राज्य के द्वारा प्रयोग की जाती है। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल डायरेक्ट उनको क्षमा नहीं दे सकती है। ठीक है, उनके लिए मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल का डिसीजन होगा उनसे बिना परामर्श के राज्यपाल क्षमा नहीं दे सकते हैं। उन्हें राज्यपाल को परामर्श करना ही होगा, सलाह लेना ही होगा, वो उसके लिए बाध्यकारी है। ठीक है, अब देखा जाए तो भारत के जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो आती है अनुच्छेद 72 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ़ करने, राहत देने, छूट देने, निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी, जहां दंड मौत की सजा के रूप में है। ठीक है, राष्ट्रपति से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये कि केंद्र में भी राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल के डिसीजन के बाद ही, मतलब उनसे सलाह लेने के बाद ही उनको क्षमादान की शक्ति उनको दी गई है, लेकिन उनसे सलाह लेंगे और फिर ही वो उस पर एक्शन लेंगे। उसी तरह राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है जो अनुच्छेद 161 के तहत है, उसमें भी है कि राज्यपाल ये बाध्यकारी हैं कि वो सलाह लेंगे मंत्रिमंडल से, राज्य के मंत्रिमंडल से जो विधानसभा के हैं। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 161 में है कि राज्य के राज्यपाल के किसी के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ़ करने, राहत देने, राहत या छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी, लेकिन सरकार की सलाह राज्य के उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी। चाहे वो राज्य के राज्यपाल हो या उपराज्यपाल हो, उनके लिए ये बाध्यकारी होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जल मौसम संबंधी आपदाएं। तो देखिए, अगस्त 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में जल मौसम संबंधी आपदा, जिसे कहते हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल क्लेमिटीज, के कारण पिछले 3 वर्षों में हुई मौतों का आंकड़ा जारी किया गया। इस आंकड़ा का जो मेन कारण है, मतलब मौसम संबंधी जो आपदाएं आई हैं उसे जो खतरों का कारण की वजह से कारण क्या है, तो वो देखा जाए तो अचानक बाढ़ आना जिसे कहते हैं फ्लैश फ्लड, भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड, बादल फटना मतलब क्लाउड बर्स्ट, ये सारे कारण हैं। ठीक है, और इन कारणों से पिछले 3 वर्षों में जो मौत हुई है देश में वो है 6808। 2018 से 19 में 2400 मौतें हुई हैं, 2019 से 20 में 2422 मौतें हुई हैं, 2020-21 में 2986 मौतें हुई हैं। अब पिछले 3 वर्षों में जो पश्चिम बंगाल में 4 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए हैं। एक आया है फेनी आया है आपको मई 2019 में, बुलबुल नवंबर 2019 में, अम्फान मई 2020 में और यास मई 2021 में। ये 4 उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो पिछले 3 वर्षों में पश्चिम बंगाल में टकराई हैं। अब देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में इन कारणों से पिछले 3 वर्ष में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। मतलब देश में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मौतें इन कारणों से बंगाल में हुई हैं, पश्चिम बंगाल में कुल हुई हैं 964। ठीक है, और दूसरे स्थान पे आता है आपको मध्य प्रदेश, जहां 833 मौतें दर्ज हैं। फिर तीसरे स्थान पर केरल है, 708 मौतें। अब इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों में मेनली बाढ़ के कारण हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप। पीएम दक्ष का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो ये हो गया आपको प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। देखिए,
7 अगस्त 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप का शुभारंभ किए। अब देखा जाए तो पीएम दक्ष पोर्टल के माध्यम से जो अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारी के लिए कौशल विकास से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। ठीक है। और इस योजना के तहत जो पात्र लक्षित समूह के जो कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है, मतलब कहने का कि जो टारगेटेड ग्रुप है कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए, उसमें पहला आपको अतिरिक्त कौशल या फिर पुनः कौशल, फिर है दूसरा आपको अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तीसरा है दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और चौथा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। इन सब के जरिए ये सारा उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो देखिए, यह 13 से 19 अगस्त 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक हिस्सा के रूप में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कार्यक्रम के तहत देश भर में लगभग 1183 संगठन शिविर आयोजन किए गए। 25 सितंबर 2014 से शुरू की गई यह योजना भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो वित्त पोषित है और ये एक राष्ट्रव्यापी रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है। देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि गरीब ग्रामीण युवाओं को उनके मन चाहे रोजगार से जुड़े कौशल के साथ साथ प्रशिक्षित करना। ठीक है। और उन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है। और यह कार्यक्रम जो है वो ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में प्लेसमेंट पर जोर दे रही है। ठीक है। कहने का मतलब ये 27 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत जो प्रशिक्षित लोग होंगे उनको प्लेसमेंट दिया जाएगा। फिर है कि 31 जुलाई 2021 को कुल मिलाकर 10.94 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है। 31 जुलाई 2021 तक 10.94 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 7.07 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जिसमें पहला है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, मतलब ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। अब देखा जाए तो ये 10 अगस्त 2021 को कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट के द्वारा, मतलब राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया है। ठीक है। और कुल देश जो है शामिल किए गए हैं, दुनिया भर के जो कुल देश के युवाओं की स्थिति को इसमें शामिल किया गया है, तो वो है 181 देशों के युवाओं को। ठीक है। सूचकांक के आधार पर जो युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा तथा राजनीति और नागरिक भागीदारी के विकास के आधार पर 0 से 1 स्कोर के बीच देश को रैंक करता है। ठीक है। अब भारत की स्थिति जो देखा जाए तो वो है 122वां स्थान। 181 देशों में भारत को 122वां स्थान है और भारत का स्कोर आया है 0.626। अब भारत 2010 से 2018 के बीच जो स्कोर है वो 18.7% का सुधार किया गया है। सूचकांक में प्रथम 5 देश जो है वो है सिंगापुर, स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क। और सूचकांक के अंतिम 3 देश वो है चाड 181वें स्थान पर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 180वें स्थान पर और दक्षिणी सूडान 179वें स्थान पर। ठीक है। यह है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सुरक्षित शहर सूचकांक, मतलब सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 का। तो अगस्त 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 का ये 4था संस्करण जारी किया गया है। सूचकांक में कुल शहर जो हैं वो 60 शामिल किए गए हैं सेफ सिटीज़ में, और इसका जो आधार है वो है डिजिटल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा जैसे 5 क्षेत्र को कवर करते हैं और इसके साथ साथ 76 सांकेतक को रैंक करते हैं। देखा जाए तो सूचकांक में जो प्रथम 3 स्थान दिया गया है, तो पहले स्थान पे आपको कोपेनहेगन है जो कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है, फिर दूसरे पे है टोरंटो और तीसरे पे है सिंगापुर। इस सूचकांक में, मतलब इस सूचकांक में कुल 60 शहर हैं, उसमें से अपने 2 भारतीय शहर भी हैं जो सेफेस्ट सिटीज़ में हैं। तो एक है 48वें स्थान पर दिल्ली और 50वें स्थान पर मुंबई।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021। तो देखा जाए तो अगस्त 2021 में क्रिप्टो विश्लेषण प्लेटफॉर्म चैनालिसिस द्वारा जारी किया गया है और इसमें कुल 20 देश हैं ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में। और भारत का जो उच्चतम क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाले देशों में देखा जाए तो ये भारत दूसरे स्थान पे आता है। क्रिप्टो करेंसी जो अपनाने वाले देशों में ये दूसरे स्थान पे है भारत। सूचकांक का शीर्ष देश देखें तो पहले स्थान पे वियतनाम, दूसरे पे अपना भारत, फिर तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे यूक्रेन और पांचवें पे केनिया है। और सूचकांक का 3 पैमाने के आधार पर रैंक करता है। एक है आपको प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समानता द्वारा भारत ऑन चेन क्रिप्टो करेंसी का प्राप्त मूल्य, फिर दूसरा है प्रति व्यक्ति पीपीपी द्वारा भारत, पीपीपी मतलब हो गया प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समानता द्वारा भारत ऑन चेन खुदरा मूल्य से अंतरित, फिर आपको प्रति व्यक्ति पीपीपी और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या द्वारा भारत पीयर टू पीयर विनिमय व्यापार का मात्रा। ये ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 का दिया गया है जिसमें भारत दूसरे स्थान पर है कुल 20 देशों में। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीनलैंड हिम चादर के सर्वोच्च शिखर पर पहली बार वर्षा। तो देखा जाए तो 14 अगस्त 2021 को ग्रीनलैंड हिम चादर के 3216 मीटर ऊंचे शिखर पर कई घंटों तक वर्षा हुई। यहाँ तापमान जो है अगले 9 घंटे तक हिमांक बिंदु से ऊपर दर्ज किया गया, मतलब बर्फ जमने का जो टेम्परेचर है उससे ऊपर रहा है। ठीक है। और 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक यहाँ 3 दिनों में कुल मिलाकर 7 बिलियन टन वर्षा हुई। अंटार्कटिका के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब दूसरा बड़ा, पहला अंटार्कटिका हो गया और दूसरा बड़ा आपको ग्रीनलैंड हो गया हिम चादर है। ठीक है। और इसको पिघलने से पिछले कुछ दशकों में जो वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 25% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है आरबीआई ने किया साउथ इंडिया बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध। तो ये पहला बैंक नहीं है जिसको आरबीआई ने एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। देखिए इसमें है कि अगस्त 2021 में केरल से जो एक निजी क्षेत्र का ऋणदाता है साउथ इंडियन बैंक, उसको आरबीआई के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार में जो सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। साउथ इंडियन बैंक का अब आरबीआई के द्वारा तैयार की गई सरकारी व्यवसायों से संबंधित लेन देन करने के लिए अधिकृत है। और जैसे कि केंद्र राज्य सरकार की ओर से राजस्व प्राप्तियां और भुगतान, केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध में पेंशन भुगतान, लघु बचत योजनाएं से संबंधित कार्य, ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड के माध्यम से स्टैंप ड्यूटी का संग्रह आदि। ठीक है। अब देखा जाए तो आरबीआई ने इंडसइंड बैंक, डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक और कर्नाटका बैंक को भी एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड का एक प्रमुख निजी बैंक के क्षेत्र में जो बैंक का मुख्यालय है वो आपको केरल के त्रिशूर में है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। तो देखा जाए तो 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 का पहला संस्करण जारी किया गया। और ये सूचकांक जो है वो आपको पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जिला के सतत विकास लक्ष्यों और उनके संबंधित लक्ष्यों को प्रदर्शन को मापता है और उसी के आधार पर जिला को 4 श्रेणी में रैंक करता है। देखा जाए तो पूर्वोत्तर में कुल 120 जिला है जिसमें से आपको इसमें 103 जिला पर विचार किया गया है। ठीक है। पहला आपको जो 4 श्रेणी में बांटा गया वो देखा जाए तो पहला है आकांक्षी। आकांक्षी का स्कोर है जो 0 से 49 के बीच है और इसमें कोई भी जिला नहीं आता है। फिर आपको दूसरा आता है परफॉर्मर। इसका स्कोर रखा गया है 50 से 64 के बीच और इसमें 39 जिले शामिल हैं। फिर तीसरा है फ्रंट रनर। इसका स्कोर है 65 से 99 और इसमें कुल 64 जिला है। फिर चौथा आता है अचीवन। अचीवन जो है इसमें आपको स्कोर होगा 100 और इसमें भी कोई जिला नहीं है। ठीक है। अब ये पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं, ठीक है, उनके जो दिए गए हैं तो पहला 5 जिला जो रखा गया है पूर्वोत्तर में, पहला है पूर्वी सिक्किम जो कि सिक्किम का है, फिर दूसरा है गोमती और तीसरा है
उत्तरी त्रिपुरा, गोमती और उत्तरी त्रिपुरा ये दोनों त्रिपुरा से हैं, ठीक है। फिर चौथा है पश्चिमी त्रिपुरा, ये भी त्रिपुरा से है। पांचवा है आपको शेरचिप, और शेरचिप जो है वो मिजोरम से है। फिर आपको अंतिम 5 जिला देखते हैं, ये पहला 5 जिला हो गया। अब अंतिम 5 जिला देखा जाए तो 103 स्थान पर, 103 आखिरी इसलिए है क्योंकि 120 जिला में से 103 जिलों पर ही विचार किया गया है। तो 103 में जो स्थान पे हैं वो है किफिरे, जो कि नागालैंड की है। 102 पे है जुन्हेबोतो, ये भी नागालैंड से है। 101 पे है क्रादादी, ये अरुणाचल प्रदेश से है। और 100वें स्थान पे है तुएनसांग, नागालैंड का। और 99वें स्थान पे है मोन, नागालैंड का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि LIC ने लॉन्च किया है आनंद मोबाइल ऐप। आनंद मोबाइल ऐप है तो आनंद का फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। देखा जाए तो 25 अगस्त को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों या मध्यस्थों को आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। ये एजेंट और मध्यस्थ जो हैं मीडिएटर, उनके लिए है आनंद मोबाइल ऐप। इसके जरिए जो है कि आधार आधारित ई प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए पेपरलेस KYC प्रक्रिया करने में डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट मध्यस्थ की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की प्रक्रिया का एक साधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपको समृद्ध योजना। समृद्ध योजना जो है वो 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समृद्ध मतलब स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, समृद्ध, इस योजना का शुरुआत किया गया है, ठीक है। अब देखा जाए इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है कि देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। फिर आपको समृद्ध भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादक जो स्टार्टअप के उत्पादों को बढ़ाने और उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सुरक्षित निवेश के लिए एक अनुकूलन मंच तैयार करेगा। समृद्ध कार्यक्रम अगले 3 वर्षों में ग्राहक संपर्क, निवेश संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच प्रदान करके 300 स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। इसके साथ ही स्टार्टअप के मौजूदा जो मूल्यांकन एवं विकास के चरण के आधार पर स्टार्टअप में 40 लाख तक का निवेश चयनित एक्सेलरेटरों के माध्यम से किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में, जहां पहला है स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21। ये 17 अगस्त 2021 को UN विमेन यानी यूनाइटेड नेशन विमेन के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नेस्कॉम और स्टार्टअप्स महिला उद्यमी पुरस्कार 2021 विजेताओं की घोषणा की गई है। देखा जाए तो तकनीकी स्टार्टअप महिलाओं की उद्यमियों की भागीदारी हेतु इस पुरस्कार में 159 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से विजेता चुनी गई हैं 12। अब महिला उद्यमी की जो ज्यूरी चॉइस पुरस्कार है उसके लिए 2 को दिया गया और इसके पुरस्कार राशि थे 2-2 लाख रुपए, ठीक है। और विशेष उल्लेख के रूप में जो सम्मानित किया गया है वो 1 को किया गया है। और महिला को इलेक्ट्रॉनिक्स के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नेस्कॉम टेक महिला उद्यमी प्रेरक कार्यक्रम के लिए 33 को चुना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग विविध में। देखिए पुरस्कार में 1 इसलिए ही था क्योंकि बाकी सभी पुरस्कार को प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो में कवर कर लिया गया है, ठीक है। तो एक ही टॉपिक को दूसरे वीडियो में डालना ठीक नहीं है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2021 का, दोनों पढ़ लीजिएगा तो कवर हो जाएगा। और इसमें सिर्फ रेस्ट एक्स्ट्रा टॉपिक को दिया जाता है जो इसमें एक्स्ट्रा हो। अब मूव करते हैं हम लोग विविध में, जिसमें पहला है किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान। तो 26 अगस्त को केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस अभियान का शुभारंभ किया है और इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR ने किया है। इसका उद्देश्य है कृषि व किसानों को नई तकनीक से जोड़ना, उत्पादन में महारत हासिल करना, उत्पाद गुणवत्तापूर्ण हो तथा वैश्विक मानकों पर खड़े उतरे, किसानों को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करना, फिर कम रकबे कम सिंचाई में और फिर पर्यावरण अनुकूलन रहते हुए शिक्षित युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना, ठीक है। यह है राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं नियुक्तियों की ओर, जिसमें पहला है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के
सचिव नियुक्त कौन हुए हैं? तो ये हुए हैं अपूर्व चंद्र। ये 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है कि RBI के नए कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए हैं, वो हुए हैं अजय कुमार। चलिए आगे देखिए। अब मूव करते हैं निधन की ओर। इसमें पहला है गेल ओमवेट। ये प्रख्यात शोधकर्ता, लेखिका और बहुजन आंदोलन की बौद्धिक आवाज़ों में से एक अमेरिकी मूल की भारतीय विद्वान, जिसका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है OM नाम्बियार। तो ये हैं भारत के महान धावक PT उषा के कोच, जो कि कोझिकोड के पयोली में 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है माकी काजी। माकी काजी जो है वो सुडोकू पहेली के गॉडफादर का पित्त नली के कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जो हम लोग सुडोकू अखबारों में भी भरते हैं, सुडोकू अलग अलग डिजिट का जो फॉर्म बना होता है वो माकी काजी ने ही बनाया था। चलिए उसको इसलिए उन्हें फादर ऑफ सुडोकू कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है डॉक्टर बालाजी तांबे। आत्म संतुलन गांव के संस्थापक, आयुर्वेदिक चिकित्सक और योग के समर्थक का पुणे में 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है अनुपम श्याम, जो कि दिग्गज अभिनेता थे और 63 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है पद्म सचदेवा। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात लेखिका और डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री, जिनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको थॉमस जोसेफ। थॉमस जोसेफ जो है वो उपन्यासकार और लघु कथाकार, और इनका भी 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग बुक्स की ओर, यानी पुस्तकें। तो पहला है श्याम आवर लिटिल कृष्णा। इसके लेखक हैं देवदत्त पटनायक। फिर नेक्स्ट है अ रूड लाइफ द मेमोयर। इसके लेखक हैं वीर सांघवी। फिर नेक्स्ट है ब्लड फॉर ब्लड 50 ईयर्स ऑफ ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट। इसके लेखक हैं टेरी मिल्वस्की। फिर नेक्स्ट है शी परसिस्टेड इन साइंस, ब्रिलियंट वुमेन हु मेड अ डिफरेंस। इसके लेखक है चेल्सी क्लिंटन और एलेक्जेंड्रा बोइगर। नेक्स्ट देखें। अगला बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। इसके लेखक हैं सुधा मूर्ति। फिर नेक्स्ट है द अर्थ स्पिनर। द अर्थ स्पिनर के लेखक हैं अनुराधा रॉय। फिर नेक्स्ट है अ डिफरेंस रूट टू सक्सेस इट कुड बी योर्स। तो ये लेखक हैं रमेश नारायण। फिर नेक्स्ट है इन प्लेन साइट। इसके लेखक हैं मोहम्मद थावर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग खेलकूद की ओर, जिसमें पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो देखा जाए तो पहला है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है वो 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फिर नेक्स्ट है आपको अवनी लेखड़ा। अवनी लेखड़ा आपको टोक्यो पैरालंपिक में थी, ठीक है, वो ओलंपिक में था। नीरज चोपड़ा और ये पैरालंपिक के हैं। पैरालंपिक में देखा जाए तो भारतीय पैरालंपिक निशानेबाज हैं, ये निशानेबाज हैं अवनी लेखड़ा। R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और पैरालंपिक के इतिहास में निशानेबाजी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली एथलीट बनी है। फिर नेक्स्ट है आपको सुमित अंतल। सुमित अंतल जो हैं वो 30 अगस्त 2021 को भारत के सुमित अंतल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में 68.55 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। F64 का मतलब यह है कि एक पैर से ये अंग विच्छेदन है, मतलब लेग एम्पुटेशन जिसको कहा जाए, वैसे वाले एथलीट हैं, ठीक है, जो कि खड़े होने की स्थिति में प्रोस्थेटिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है योगेश कथुनिया। ये 30 अगस्त 2021 को पुरुषों की चक्का फेंक स्पर्धा में F56 वर्ग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है, ठीक है। योगेश कथुनिया रजत पदक जीता है इन्होंने चक्का फेंक स्पर्धा में, ठीक है। और जिस कैटेगरी में थे वो था F56, ठीक है, F56 वर्ग में। F56 वर्ग का मतलब है कि एथलीट के पास पूरी बाह या धड़ के मांसपेशियों की शक्ति होती है, ठीक है। कुछ लोगों द्वारा
घुटनों को एक साथ दबाने की पूरी क्षमता के लिए पेल्विक स्थिति जो है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है कि देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर। F46 वर्ग में भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया रजत पदक जीता और सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य पदक जीता। F46 वर्ग मतलब कि आपको उन एथलीट के लिए है F46 जहां जो बांह की कमी, खराब मांसपेशी शक्ति तथा बांह की निष्क्रिय गतिविधि के साथ खड़े होने की स्थिति में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको निषाद कुमार। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में T47 स्पर्धा में रजत पदक जीता और ये 2.06 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता और एशिया का रिकॉर्ड बनाया। T47 अगर देखा जाए तो T47 वर्ग जो है एक तरफा ऊपरी अंग की छति वाले एथलीट के लिए है। ठीक है, ऊपरी अंग का जो छति वाला एथलीट के लिए है, जिसके परिणाम स्वरूप कंधा, कोहनी, कलाई पर कुछ अक्षमता हो जाती है, मतलब कुछ कमी हो जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको भाविन पटेल। भाविना पटेल जो है वो भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने पैरालंपिक खेल में रजत पदक जीता। फिर नेक्स्ट है सिंहराज अदाना। सिंहराज अदाना जो है वो निशानेबाज सिंहराज अदाना टोक्यो पैरालंपिक में T1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया। पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। ठीक है, पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती के फ्री स्टाइल में इन्होंने रजत पदक जीता है और सुशील कुमार के बाद ओलंपिक में रजत पदक हासिल करने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, दूसरे भारतीय पहलवान हैं ये रवि कुमार दहिया, ओलंपिक में इन्होंने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। ठीक है। फिर नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के वेल्टरवेट 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। फिर नेक्स्ट है सैली सिंह। सैली सिंह जो है वो लंबी कूद में उभरती हुई खिलाड़ी हैं और सैली सिंह ने 22 अगस्त को नैरोबी में अंडर-20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जुलाई 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो देखिए आईसीसी ने अब मंथली बेसिस पे भी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनना शुरू किया है। पहले प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाता था, अब मंथली बेसिस पे भी आता है। उसमें आपको जुलाई 2021 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं उसकी घोषणा हुई है 11 अगस्त 2021 को, जिसमें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो जुलाई 2021 के लिए वो है साकिब अल हसन, बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं साकिब अल हसन। फिर नेक्स्ट है आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2021। तो इसमें आपको स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज की हैं, उन्होंने जीता है आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2021। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021। तो ये आपको 9 से 15 अगस्त 2021 को विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 जो है वार्क्लॉ पोलैंड में आयोजित हुआ। ठीक है, जिसमें भारत ने जीते हैं कुल 15 पदक, जिसमें 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य प्राप्त कर पदक तालिका में भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग दिवस की ओर, जिसमें पहला है कि 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया और इसका थीम था स्तनपान की सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी, मतलब प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर 7 अगस्त को मनाया गया आपको राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जिसे कहते हैं नेशनल हैंडलूम डे। फिर 9 अगस्त को मनाया गया है विश्व आदिवासी दिवस या फिर विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। इसका अर्थ मतलब इसका जो विषय या थीम रखा गया था वो है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध के आवाहन। फिर 10 अगस्त को मनाया गया है आपको विश्व जैव ईंधन दिवस, जिसका थीम है टिकाऊ और ग्रामीण आय के लिए जैव ईंधन। 10 अगस्त को मनाया गया विश्व सिंह दिवस, जिसका थीम था अफ्रीकी शेरों का उन्मूलन
को धीमा करना, मतलब स्लो एलिमिनेशन ऑफ अफ्रीकन लायन। फिर 12 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। ये थीम रहा ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। फिर 14 अगस्त को मनाया गया है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। आपको 15 अगस्त के भाषण में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 19 अगस्त। 19 अगस्त को मनाया जाएगा विश्व मानवतावादी दिवस, जिसका थीम था मानव जाति, उन लोगों के साथ एकजुटता में जलवायु कार्रवाई के लिए वैश्विक चुनौती, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। फिर 21 अगस्त को देखा जाए तो मनाया गया है आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका थीम रहा कनेक्शंस। फिर 21 अगस्त में है विश्व मधुमक्खी दिवस, और ये अगस्त के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है 21 अगस्त में कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, और 22 अगस्त को मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस। फिर 22 अगस्त को मनाया गया है धर्म या मत आधारित हिंसा पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 23 से 27 अगस्त को विश्व जल सप्ताह मनाया गया है, जिसका थीम था बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। फिर 26 अगस्त को मनाया गया महिला समानता दिवस, यानी विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। 29 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आप हमारे वेबसाइट को विजिट जरूर कीजिएगा, पीडीएफ आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, और सभी अपडेट आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे वीडियो से रिलेटेड या पीडीएफ से रिलेटेड। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।